अब मैं कहाँ था, पता नहीं कहाँ था, मैं ये बता रहा था आपको, बातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य कर्नाटक में बीजापुर जिले में, फिर बैंगी के चालुक्य। अब देखो चालुक्यों की दो शाखाएं हो गई, एक पश्चिमी चालुक्य और एक पूर्वी चालुक्य। ओके, अब धीरे धीरे पुलकेशिन सेकंड के समय में ये बातापी के चालुक्य जो था इनका पीक का टाइम था और ये पहुंच गए नर्मदा तक। नर्मदा तक जब पहुंचे तो ये हर्षवर्धन जो है वो साउथ की ओर प्रसार करना चाह रहा है। अब जाहिर सी बात है पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन का युद्ध होता है। इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड जीत जाता है और हर्षवर्धन को अपना यहाँ से इलाका छोड़ करके बाहर भागना पड़ता। लेकिन पुलकेशिन सेकंड का जो समय था बेटा वो इनका पीक था। इसके बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। इनका जब डिक्लाइन शुरू हुआ तो इन्हीं के अवशेषों पर यहाँ पर पैदा होते हैं बेटा राष्ट्रकूट। कौन कूट? राष्ट्रकूट। सुना है ना, अजंता एलोरा के मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, तो वो राष्ट्रकूट वंश के समय का बना हुआ। राष्ट्रकूट वंश का फाउंडर था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। ये मैं आपको अलग से लिखाऊंगा अभी। खैर, राष्ट्रकूट एक समय में इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने लगभग पूरे महाराष्ट्र, मतलब नर्मदा नदी के साउथ में लगभग पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। किसने ले लिया? राष्ट्रकूटों ने। अब अच्छा, ये जो समय है ना, ये 8वीं से 9वीं शताब्दी का है जब राष्ट्रकूट अपने पूरे पीक पर पहुंचे हैं। उत्तर भारत में अब राजपूतों का समय शुरू होने लगा, जो पूर्व मध्यकाल जिसे हम कहते हैं ना, उसका समय शुरू होने लगा। दक्षिण भारत में ये आपस में लड़े। इस सत्ता संघर्ष में राष्ट्र में जीते हैं हम। लास्ट में कौन जीते हैं? राष्ट्रकूट। अब समय आ गया 9वीं से 10वीं शताब्दी तक का। राष्ट्रकूट जो है बहुत मजबूत हैं। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग, तो राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय है, तो राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, ये इतने ताकतवर थे कि इन्होंने उत्तर भारत पर भी हमला किया। सवाल आता है कि दक्षिण से उत्तर पर हमला करने वाली भारत की या प्राचीन भारत की पहली शक्ति कौन सी थी? तो वो राष्ट्रकूट वंश के लोग थे जिन्होंने नर्मदा नदी पार करके उत्तर भारत पर हमला किया। एक यहाँ पर ना कन्नौज है। कन्नौज किस स्टेट में है? यूपी में। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, उज्जैन एमपी में है, कन्नौज यूपी में है। यहाँ कहीं है कन्नौज। कन्नौज जो था पाटलिपुत्र की जगह भारत में पावर का सेंटर बन गया था। किसी जमाने में पाटलिपुत्र सेंटर था, उसके बाद कन्नौज 10वीं शताब्दी के आसपास, 10वीं और 11वीं शताब्दी में कन्नौज जो था वो भारत में सेंटर ऑफ पावर बन चुका था। अब चाहे उत्तर का राजा हो, दक्षिण का राजा हो, पूरब का या पश्चिम का राजा हो, सब जो थे वो कन्नौज पर कब्जा करना चाह रहे थे। क्योंकि कन्नौज पर कब्जा करने के बाद आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ बेहतर तरीके से न केवल कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपने एम्पायर को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा कन्नौज जो था व्यापारिक मार्गों का चौराहा भी था ये। तो इस कन्नौज पर कब्जा पाने के लिए पूरब में ये पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट और उत्तर में कौन? गुर्जर प्रतिहार। उत्तर कह लें या उत्तर पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार जो था राजपूत वंश था। पाल भी अपने आप को राजपूत कहते हैं और दक्षिण में ये है राष्ट्रकूट हैं। तो ये करीब 150 साल तक लड़े हैं। कितने साल तक? 150 साल तक। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जिन्हें आप गुर्जर कहते हैं आज ना, तो गुर्जर प्रतिहार क्यों कहते हैं? ये अपने आप कहते हैं कि हम राजा लक्ष्मण, भगवान श्री राम के जो भाई लक्ष्मण थे, हम कहते हैं हम उनके द्वारपाल यानी उनके प्रतिहार का काम करते थे, ऐसा कहते हैं इनके जो पूर्वज हैं। तो ये अपने आप को कहते हैं गुर्जर प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहार अपने पीक पर पूरे के पूरे गुजरात, राजस्थान, पश्चिम मालवा में थे। ठीक है। अब कन्नौज का ऐसा आकर्षण था कि इस कन्नौज के लिए इधर पालों का राजा गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल, इन्होंने कन्नौज पर हमले किए, उधर गुर्जर प्रतिहार ने भी किए और इधर राष्ट्रकूटों ने भी किए। मजे की बात यह है कन्नौज एक स्वतंत्र राजवंश था। कभी राष्ट्रकूट वहां पर अपना कॉलोनी यानी कि उपनिवेश बना लेता है तो पाल आ जाते हैं, उनको खदेड़ करके पाल अपना उपनिवेश वहां पर बना लेते हैं, फिर गुर्जर प्रतिहार आ जाते हैं। खैर फाइनली इस वंश में जो जीता जो हारा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसने उत्तर भारत में, मध्य भारत में जो जितनी भी पावर थी उनको कमजोर कर दिया। इसी का फायदा तुर्कों को मिला था। जब हम पढ़ते हैं ना मेंस में, अब तो खैर वो स्टेट में तो लगभग सभी स्टेट ने सब्जेक्ट हटा दिया है, अब वो क्या है जीएस रह गया, लेकिन जीएस में भी वो सब्जेक्ट ही पूछता है। क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तर भारत तुर्कों की भारत में विजय के कारण क्या थे? तो उसमें से एक सबसे बेहतरीन जो पक्ष आता है वो ये आता है कि कन्नौज को लेकर के भारत की ये 3 शक्तियां लड़ी और लड़के आपस में खोखली हो गई। इनके सामंत आपस में लड़े, कमजोर हो गए और तुर्कों का जो रास्ता था वो बहुत आसान हो गया। खैर समझ रहे ना। तो राष्ट्रकूट जो थे वो अपने पीक पे 11वीं से 12वीं शताब्दी में थे, 10वीं से 11वीं शताब्दी में थे, लेकिन धीरे धीरे इनका ही पतन हो गया। और जब राष्ट्रकूटों का पतन हो गया तो नर्मदा से लेके पूरे दक्षिण भारत में चोल छा गए साहब। कौन छा गए? चोल, जिनको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। और चोलों के बाद अब आप देखते हैं कि यहां पर पैदा होगा विजयनगर और उसके बाद फिर बहमनी और क्या है बरार, बीदर, गोलकुंडा वगैरह वगैरह।
ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को रोक करके मैप बनाता हूँ और उत्तर भारत में जो मैंने आपको बात की गुर्जर प्रतिहार वगैरह, इसके बारे में दिखाता हूँ ये कहाँ थे। सर रोक दीजिए एक बार। तो अब हम अगर उत्तर भारत की बात करें तो जिस समय महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक, इन लोगों ने जब भारत पर हमला किया, हम पर हमला किया, उस समय उत्तर भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति है वो कुछ इस तरह से है, मोटा मोटा, ठीक है ना। ये काबुल और कश्मीर में हिंदू शाही राजवंश था। हिंदू शाही राजवंश जो था ये आपको हुआ ना, इंडस रिवर धीरे धीरे सिंधु हिंदू, ईरानियों ने इसको हिंदू या हिंदसा नाम दे दिया। ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या नाम दिया, हिंदसा, और इसी इलाके को क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तान। तो उसी के नाम पर, उसी हिंदसा के नाम पर ये जो है ना सिंधु नदी का इलाका है, ये जो एम्पायर कहलाया हिंदू शाही एम्पायर कहलाया। ये ब्राह्मण वंश था, यहाँ के जो राजा थे ब्राह्मण थे, और ये भारत में पहली ऐसी शक्ति थी जिन्होंने सबसे पहले तुर्कों का मुकाबला किया था, ठीक है ना। जयपाल, राज्यपाल सुने ना, तो वो इसी हिंदू शाही एम्पायर के राजा थे, ठीक है। कहाँ राजधानी कहाँ थी हिंदू शाही एम्पायर की, बहिंद, है ना। कहीं उसको बहिंद लिखते हैं और कहीं लिखते हैं ओ हिंद। अपने पीक पर काबुल और कश्मीर दोनों पर, इस पर दोनों पर इस हिंदू शाही वंश का राज था। अच्छा, इसी हिंदू शाही वंश की रानी थी रानी दिद्दा। आपने सुना होगा ना, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहारा वंश, ये जो कश्मीर के जो राजवंश है ना, ये इसी हिंदू शाही वंश के वारिस हैं। कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहारा वंश, इनका क्रम भी लिखाऊं मैं, रानी दिद्दा के बारे में भी लिखाऊंगा इसके बारे में ना। तो ये कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहारा वंश और जो कल्हड़ की राज तरंगड़ी हैं, तो वो इसी क्षेत्र की है, हिंदू शाही वंश की। अच्छा, उसी समय आप देखें दिल्ली में, तो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर राजपूत तोमरों का कब्जा था। उससे आप राजस्थान में जाएँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जाएँ तो चौहानों का, शाकंभरी चौहान, पृथ्वीराज चौहान वाले जो चौहान थे, उनका कब्जा था। पृथ्वीराज चौहान जब अपने पीक पर थे तो उन्होंने अपने आसपास की लगभग सभी रियासतों को जीत लिया था, उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। इसीलिए इन्हें जो है किसी पावरफुल देसी रियासत का साथ नहीं मिला तुर्कों के खिलाफ। तो वर्तमान राजस्थान, मालवा के कुछ इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ इलाके गुजरात के, यहाँ पर जो थे पृथ्वीराज चौहान थे। इधर आप गुजरात में आओ तो यहाँ पर जो हैं बचे खुचे चालुक्य हैं, जो बचे खुचे चालुक्य हैं वो यहाँ पर गुजरात में हैं। इसी चालुक्य वंश के सेनापति मूलराज ने हराया था मोहम्मद गौरी को, ठीक है ना। चालुक्य अभी भी थोड़े बहुत बचे खुचे हैं, ठीक है। इधर आप आओगे मालवा के दक्षिण में तो बघेल राजा है, सुना है ना, बघेल राजा कर्ण। बघेल राजा कर्ण को हराया था किसने, मलिक कफूर ने, फिर देवल दावी को बंधक बना लिया था। तो बघेल जो इधर हुआ, इसके जो दक्षिण में आप देखें अनिलवाड़, यहाँ पर भी राजपूतों का कब्जा था। दिल्ली यहाँ पर हुआ, अजमेर यहाँ पर हुआ। फिर आप देखेंगे उत्तर भारत में दो ताकतवर वंश हैं प्रतिहार, जिसे गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, ठीक है ना, और दूसरे गहड़वाल। तो गहड़वाल और प्रतिहार जो है कन्नौज को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। इधर गहड़वालों का झगड़ा चौहानों से भी होता रहता था। आपने सुना ही होगा, जयचंद जो था गहड़वाल वंश का राजा था, जिसकी बेटी से किसने विवाह किया था, पृथ्वीराज चौहान ने। वो दंत कथा है ना कि मंडप से उठा के ले गए थे, है ना। जो भी है, जो भी सच्चाई है हमें नहीं पता। ये मालवा का इलाका हुआ। मध्य प्रदेश में खजुराहो, ठीक है ना, और खजुराहो, अच्छा खजुराहो महोबा का जो एरिया है ये चंदेलों के कब्जे में था। यहाँ पर चंदेल राजपूत थे। इधर राजा भोज सुना होगा आपने, सुना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, सुना है ना। तो वही वाले राजा भोज हैं, वो परमार वंश के थे मध्य प्रदेश में। और इसी वंश के राजा ने, इसी वंश के एक राजकुमार ने हमारे यहाँ परमार वंश की स्थापना की थी। पढ़ते हैं ना उत्तराखंड का इतिहास जब आप पढ़ते हो तो चेदी वंश कलिंग का यहाँ से सिमट के यहाँ तक आ चुका था, सिमट गया था। इधर आप पूरब में देखें, बिहार और बंगाल में पाल थे। जब ये अपने पीक पर थे तो इन्होंने पूरे बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया था। पालों के ध्वंसावशेषों पर बाद में नदियां से शुरू करके बिहार और बंगाल पे कब्जा किया था सेन वंश ने, जिसके राजा थे, जब बख्तियार खिलजी ने जब इधर हमला किया था तो यहाँ के राजा थे राजा लक्ष्मण सेन, ठीक है। ये गोदावरी नदी है और ये नर्मदा नदी है। तो मैंने कोशिश की है कि जो प्राचीन भारत में छोटी बड़ी जो रियासतें हैं उनके बारे में मैंने आपको 3 या 4 पार्ट में अलग अलग समझाने की कोशिश की है। अब मैं नेक्स्ट सेशंस में इनको सबको एक साथ लिखूंगा, बोर्ड में भरूंगा, इनसे रिलेटेड जो की फीचर्स हैं उनको मैं लिखूंगा और उनसे आपको डिस्कशन करूंगा। तो कोई भी वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हमें हौसला मिलेगा।